वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और इंडियन पॉलिटी का ये हमारा छठा लेक्चर है। इसमें हम लोग नागरिकता के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नागरिकता के अर्थ और इसके महत्व के बारे में। तो इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है? जो किसी राज्य के एक तो पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी उस पर निष्ठा होती है। इसके अलावा इन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी देश के नागरिक होते हैं। वहीं जो विदेशी होते हैं अर्थात दूसरे राज्य के नागरिक, उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें भी दो श्रेणियां होती हैं, एक तो विदेशी मित्र और दूसरे विदेशी शत्रु होते हैं। जो शत्रु देश के नागरिक होते हैं उनको कम अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि वो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं आर्टिकल 22 के तहत भारतीय संविधान के। इसके अलावा आप देखते हैं कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए हैं और विदेशियों को नहीं दिए हुए। तो अगर मूल अधिकारों में बात करें तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ये वो अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इनमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये किसके लिए है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, लोक नियोजन यानी जॉब वगैरह में समता का अधिकार, आर्टिकल 16 ये केवल भारतीय नागरिकों का है। इसके अलावा वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की बात की गई है, सम्मेलन, संघ बनाना, ये आर्टिकल 19 में। तो ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 की बात कर रहे हैं, इसमें संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, ये भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, सभी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वही अन्य अधिकारों की बात करें तो मतदान के अधिकार की बात है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, तो इनमें केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद हो गए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति है, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, या राज्यपाल, महान्यायवादी, तो इनकी योग्यता रखने का अधिकार। ये सार्वजनिक पद पर किसकी नियुक्ति होगी? केवल भारतीयों की नियुक्ति होगी। तो इस तरीके से कुछ अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को नहीं। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से अधिकार, आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन से भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन से विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा भारत में और अमेरिका में एक अंतर है कि भारत में कोई जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है और राष्ट्रपति वो बन सकता है, जबकि अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ केवल और केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ संवैधानिक उपबंधों की कि कहाँ पर इसके बारे में, नागरिकता के बारे में दिया है। तो ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उपबंध हैं और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। इसके अलावा क्या बातें इसमें कही गई, कौन से विस्तृत और स्थायी इसमें उपबंध हैं, तो कई सारे उपबंध इसमें दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें अधिकार दिया गया है। तो इसमें संसद को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता संबंधी जो मामले हैं उनकी व्यवस्था करना और इसके लिए कानून बनाना, संसद को ये अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। और संसद ने इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया। इसके अलावा बाद में इसमें अमेंडमेंट भी किए गए। अब हम बात करते हैं कि संविधान के निर्माण के बाद 26 जनवरी 1950 तो इसमें 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने, उनकी बात करते हैं। पहला कौन सा था? एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है।
क्या थी वो शर्तें? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, और या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो इस हिसाब से वो भारत का नागरिक हो सकता था। इसके बाद एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, उसके माता पिता, दादा दादी कोई भी जो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और वो कोई एक शर्त पूरी करते हों, तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। और उसका स्थानांतरण 19 जुलाई 1948 से पूर्व हुआ हो। इसके अलावा 19 जुलाई के बाद के लिए भी एक कंडीशन दी गई है कि ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है, और यह अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान को आए हुए हैं उनके लिए इसमें कहा गया है, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो भारत का नागरिक बन सकता है, और उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा यहाँ पे। तो आर्टिकल 6 में इनके बारे में दिया हुआ है जो भारत से पाकिस्तान आए हुए हैं। इसके बाद में 8वां आर्टिकल ये कहता है कि जिसके माता पिता, दादा दादी कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे? ये उसने नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया है। इसके अलावा ये इनसे क्या पता चलता है? ये व्यवस्थाएं कुल मिलाकर क्या नागरिकों की चर्चा करती हैं कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ, व्यक्ति पाकिस्तान को स्थानांतरित हुआ हो, या पाकिस्तान से भारत में आ रहा है, भारतीय मूल का व्यक्ति है जो भारत में बाहर रह रहा है, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो आर्टिकल 9 इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 10 में कहा गया है यदि संसद किसी प्रकार के विधान का निर्माण करती है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसे नागरिक समझा जाएगा, अगर ऐसा कोई विधान संसद करती है तो संसद को क्या अधिकार है इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 11 नागरिकता को अर्जन और उसकी समाप्ति से संबंधित कोई भी प्रावधान करना, विधि बनाना, ये संसद का अधिकार होगा आर्टिकल 11 के अनुसार। इन सब के बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 जो संसद के द्वारा बनाया गया, इसके बारे में बात करते हैं कि इससे नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए 5 शर्तें रखी गई: जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जन्म से कैसे मिल सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, अर्थात 1 जुलाई 1900 यहाँ पे दिया भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अर्थात जन्म से अगर उसके माता पिता में से कोई एक है तो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा है वंश के आधार पर, अगर उसके दादा दादी या माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो वंश के आधार पर भी वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा तीसरा प्रकार है पंजीकरण के द्वारा, केंद्र सरकार को आवेदन करके, बशर्ते वो अवैध प्रवासी ना हो, जिसका वीज़ा यहाँ पे आया हो, वीज़ा वगैरह लेके, और इसके बाद उसकी अवधि समाप्त हो गई हो, फिर भी वो यहाँ पे रह रहा हो, तो वो अवैध प्रवासी होगा। तो कोई ऐसा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो पंजीकरण के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से अर्थात भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए कई श्रेणियां बनाई गई हैं कि वो भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए और आवेदन से पूर्व 7 वर्ष, कुछ कंडीशन में 8 वर्ष वो भारत में रहना चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने से पूर्व
कम से कम लगातार 1 वर्ष तक वो भारत में रहा हो। तो इस तरीके से पंजीकरण से के माध्यम से अलग अलग स्थितियां हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए, उनको इन आधारों पर भारत का नागरिक माना जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से किस तरीके से बन सकते हैं? कोई भी व्यक्ति 11 वर्ष तक भारत में रहा है, इसके अलावा आवेदन से 1 वर्ष पूर्व लगातार वो भारत में रह रहा है, तो वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये प्राकृतिक रूप से नागरिकता है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद में क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा है अगली। तो क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा अगर भारत के द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र को जीत लिया जाता है तो वहाँ से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको भारत का नागरिक अगर भारत सरकार घोषित करती है तो उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए सरकार ने पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था। इसके अलावा नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं कि किस तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को त्यागना चाहता है तो वो त्याग सकता है। इसके अलावा दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा बर्खास्त करने, यानी कि कोई भारतीय नागरिक है जिसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में वंचित करने की बात की जाए तो वंचित करने के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को बर्खास्त किया जा सकता है और उनके कई आधार हैं, जैसे नागरिकता अगर फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिकता ने संविधान के प्रति, कोई नागरिक है उसने संविधान के प्रति अनादर जताया है तो भी उसको वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा एक और स्थिति है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। अगर किसी देश में उन 5 वर्षों में कोई कैद हुई है 2 साल की उसको, तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर नागरिकता से उनको वंचित किया जा सकता है। ये 2 वर्ष की अवधि भी याद रखनी है। इसके अलावा नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, ये भी एक आधार है उसको वंचित करने का। अब हम लोग बात करते हैं एकल नागरिकता की, कि भारतीय संविधान ने किस तरीके की नागरिकता दी गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात राज्य और केंद्र, ऐसा नहीं कि केंद्र अलग प्रदान करे और राज्य अपनी अपनी अलग प्रदान करें, यानी राष्ट्रीय और राज्य 2 तरीके की नागरिकताओं का प्रावधान नहीं है। भारत जो संविधान है भारत का वो कैसा है, संघीय है। इसने राज्य पद्धति दोहरी अपनाई है, केंद्र और राज्य को अपनाया है, लेकिन नागरिकता एक ही है इसमें। जैसा कि अमेरिका में है दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे भी दोहरी नागरिकता का है, राज्य की अलग से है और राष्ट्रीय अलग है। इसके अलावा एक अन्य बात है कि इस तरीके की नागरिकता जो प्रदान की गई है तो हमारे यहाँ पे समस्या पैदा कर सकती है। राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव कर सकता है। ये भेदभाव किस में हो सकता है, मताधिकार है, सार्वजनिक पदों में है, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए ही एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाई गई। इस हिसाब से भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, निवास कहीं हो, पूरे देश में एक समान नागरिक अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। कुछ अपवादों की बात करते हैं कि अपवाद क्या हैं इसमें। संसद आर्टिकल 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। इसके अलावा दूसरा है आर्टिकल 15। इसमें नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध
लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है। जैसे कि एक राज्य अपने निवासियों के लिए शिक्षा शुल्क में कुछ छूट दे सकता है। तीसरा है निवास और घूमने की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 16 के अंतर्गत आती है। इसमें जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके हित में सुरक्षा के कारणों से ऐसी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज, परंपराओं आदि को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का मामला पहले था, जिसमें राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई थी कि वह स्थायी निवासियों की व्याख्या करे। तो ये सारे अधिकार हो गए और किस तरीके से कौन से अपवाद थे इन सब की मैंने बात की नागरिकता से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं अभी हालिया जो एक संशोधन हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और एनआरसी। देश के समक्ष कुछ बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर एक क्वेश्चन के रूप में ये दिया हुआ है कि काफ़ी इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन वगैरह भी हुआ। तो इसके कुछ प्रावधानों की चर्चा करते हैं कि कौन से नागरिकता संशोधन अधिनियम, क्योंकि ये भी नागरिकता से संबंधित है तो इस संशोधन की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, इसको नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके लाया गया। जो भी 1955 का अधिनियम था उसमें मैंने बात की थी कि किस तरीके से जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण और देशीकरण, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके अलावा विदेशी नागरिक जो थे उनके लिए क्या अधिकार थे, ये सारी बातें इसमें थीं। और एनआरसी की भी अगर बात करें तो यह क्या होता है, वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। 1951 की जनगणना के पश्चात तैयार किया गया था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या प्रावधान है उनकी बात कर लेते हैं, जो 2019 में लाया गया। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए, 3 देशों की बात की गई, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कि अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी वीज़ा अवधि समाप्त हो गई है, इसके बावजूद भी उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रवासियों को लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में छूट प्रदान की है। ये दोनों ही अधिनियम जो विदेशी हैं उनके प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करते हैं। तो इन दोनों अधिनियमों में छूट प्रदान की गई। कौन से? विदेशी अधिनियम 1946 और 1920 में। इस अधिनियम में किसी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है और इसके अलावा कुछ योग्यताएं भी अनिवार्य की गई हैं। जैसे कि जो आवेदन करता होगा, आवेदन करने के 1 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहा हो, उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो तो वो आवेदन कर सकता है। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता में एक यह है कि व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समय अवधि से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष का समय उसने भारत में बिताया हो। ये स्वाभाविक रूप से, जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता की भी हमने ऊपर बात की थी, उसमें ये कंडीशन थी। लेकिन इसमें कुछ चेंज किए गए इस अधिनियम के द्वारा, जो 2019 में बनाया गया नागरिकता का। क्या चेंज किए गए? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों के लिए यह प्रावधान किया गया कि यह अवधि 11 वर्ष ना होकर कितनी होगी? 5 साल की होगी। इस अवधि को घटा दिया गया। जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की अवधि है 11 साल, उसमें से 6 साल कम कर दिए गए।
इसके अलावा नागरिकता प्राप्त करने पर उन्हें भारत का नागरिक कब से माना जाएगा? प्रवेश की तारीख से माना जाएगा। और कोई अवैध प्रवास के जो उन्होंने अवैध प्रवास किया है भारत में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब संशोधन को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं कि 1985 के असम समझौते का उल्लंघन करता है ये। इसमें 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को धर्म की परवाह किए बिना देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा असम में जो 20 मिलियन अवैध बांग्लादेश प्रवासी हैं, उनके कारण राज्य के जो संसाधन हैं, अर्थव्यवस्था हैं, उन पर काफ़ी अधिक दबाव पड़ने के साथ साथ जनसांख्यिकी है उसमें भारी बदलाव आया है। इसके अलावा जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, इसके उल्लंघन की बात की गई है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रावधान की बात करता है, जो कि प्रस्तावना में भी निहित है। और आर्टिकल जो 14 है वो समानता की बात करता है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें, जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में है, और इसके अलावा आर्टिकल 14 जो समानता की बात करता है, तो ये दोनों का ही उल्लंघन होता है इसमें। इसके अलावा एक और चिंता इसके बारे में है कि भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं, जिनमें श्रीलंका, तमिल और म्यांमार से आए हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं, लेकिन उनके लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अवैध प्रवासी हैं और सताए गए लोग हैं, उनके बीच अंतर करना भी मुश्किल कार्य होगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी चिंताएं भी थी इनके लिए। तो ये हमारा अधिनियम कंप्लीट हो गया, जो 2019 में लाया गया था नागरिकता से संबंधित। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं, कौन से आर्टिकल्स थे, जो मैंने काफ़ी पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो इसमें दिया हुआ है 5वें में क्या दिया है आर्टिकल में, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या दिया हुआ है, जो पाकिस्तान से भारत आए हों। 7 में जो पाकिस्तान को जो है लोग गए हों। और 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। 9 नंबर में व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की जो नागरिकता है उसको प्राप्त कर लें, इसके संबंध में है, तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता के बारे में कहा गया। और 11 नंबर संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, ये आर्टिकल 11 में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये नागरिकता से संबंधित लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।